Hello, good morning friends. Today I, Simran Singhil, Assistant Professor Agriculture Engineering, wants to deliver a lecture on BSc Agriculture second year course first semester. Students, I welcome you all to Saraswati Shikshan Sadan Agriculture College in online classes. Students, today we will have a lecture on farm power and machinery, lecture number 11, that is estimation of farm power and machinery cost. बच्चों, इस लेक्चर में क्या होने वाला है? इस लेक्चर में हम आपको जो है कि फार्म पावर के मशीनरी कॉस्ट लागत जितनी लगती है, खरीदने में उसकी लागत कितनी है, कितना हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, वह कैसे मिलेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जो मशीनरी आज हमने खरीदी उसके ऊपर कितनी लागत लगेगी, आज के बाद हम बेचेंगे तो उससे कितना पैसा मिलेगा, वो चाहे ट्रैक्टर हो चाहे कोई इंप्लीमेंट हो, तो उनके बारे में आज बात करेंगे। उसके अंदर हम आपको शुरू कहां से करेंगे? हमने नई चीज खरीदी तो उसके अंदर हमने जैसे मशीनरी कॉस्ट, वो क्या आ जाएगा? मशीनरी कॉस्ट में उसकी लागत, परचेज वैल्यू, पीपी होता है। परचेज वैल्यू क्या होती है? जिस रेट पे हमने कोई चीज इस बाहर मार्केट से खरीदी, दैट इज मशीनरी कॉस्ट। कृषि की मशीनरी, तो कृषि की मशीनरी में क्या आने वाला है बच्चों? हमने कोई चीज खरीदी, जैसे ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर आज हमें 6 लाख का पड़ा, तो 6 लाख किस में आने वाला है? मशीनरी कॉस्ट या कृषि मशीनरी में आने वाला है। तो बच्चों, इसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स हैं। दो तरीके की कॉस्ट होती हैं। एक होती है मशीनरी कॉस्ट, के अंदर होती है ओनरशिप कॉस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। मशीनरी कॉस्ट के अंदर हम ओनरशिप मतलब उसका मालिकाना हक, दैट इज परिचालन लागत। परिचालन लागत का क्या मतलब है बच्चों? कि जो लागत उसको खरीदने में लगने वाली है, ओनरशिप या फिक्स्ड, यह फिक्स्ड रहने वाली है। आज मैंने कोई चीज खरीदा, मार्केट में गया तो मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल की कॉस्ट वो बदलेगी नहीं, चाहे खरीदी, जो मैंने वैल्यू दी, आज पैसा दिया, मोबाइल खरीदा या ट्रैक्टर खरीदने गया, तो ट्रैक्टर को जब मैं खरीदने गया तो उसकी वैल्यू जो है वह फिक्स रहने वाली है। मतलब वो हो सकता है कि वेरी करे दुकान से दुकान पर, मतलब खरीदने के बाद उस चीज को, बच्चों खरीदने के बाद उसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है। तो आगे चलते हैं, तो वो वैल्यू क्या कहा जाता है? ओनरशिप कॉस्ट, उसको परिचालन लागत बोला जाता है। अब इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। बच्चों, ये एक एक वर्ड के लिए भी पूछ लेता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ओनरशिप कॉस्ट क्या होती है। अब मैंने आपको ओनरशिप कॉस्ट के बारे में पहले बता दिया है कि ओनरशिप कॉस्ट वह कॉस्ट है जो कि आदमी जब नई चीज खरीदने जाता है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसको ओनरशिप कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट या परिचालन लागत बोला जाता है। उसके अंदर क्या आता है? डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। बच्चों, इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि मूल्यह्रास का क्या मतलब है, डेप्रिसिएशन। अब मूल्यह्रास का मतलब यह है कि कोई चीज हम खरीदी, उसके बाद में हर साल मतलब उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे हमारी कार है, कार को मैंने आज खरीदा, मैं बेचने जा रहा हूं, तो हर साल जैसे ही खरीदी एकदम उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे मैंने ट्रैक्टर खरीदा या कार खरीदी, नई कार खरीदी, तो उसकी वैल्यू 50 से 60 हजार एकदम कम हो जाती है मार्केट से बाहर निकलने के बाद। उसके बाद हर साल कुछ परसेंटेज में, वो परसेंटेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो परसेंटेज उस की कंडीशन और उसकी वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर का मतलब है टूट फूट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह कितनी खराब होगी और कितनी चलेगी।
तो मूल्यह्रास में जो उसका फॉर्मूला, मूल्यह्रास हर साल कम होगा। जैसे पहले दिन पहली बार क्या होगा, 5% कम होगा, दूसरी बार 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल। हम जब देखने जाते हैं, सेकेंड हैंड कार लेने जाते हैं या ट्रैक्टर लेने जाते हैं, सबसे पहले क्या पूछते हैं उससे, उसका मॉडल, मतलब वह किसके ऊपर डिपेंड है, मूल्यह्रास के ऊपर। तो वो क्या है, उसकी एज। मतलब आज मैंने 2020 का मॉडल है, तो 2020 का मॉडल का क्या मतलब है कि वह चीज जो आज हमने खरीदी वह कितने की पड़ी, दैट इज मूल्यह्रास। उसका वैल्यू कितनी कम हो रही है, वो एज फैक्टर, एज मतलब उसकी एज, मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बच्चों डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, पीपी माइनस एसवी इंटू डिवाइड बाय एज, पीपी माइनस एसवी बटा एज। अब बच्चों इसमें पीपी क्या है, पीपी जो है वो है परचेज प्राइस, जिस रेट पे मैंने वह चीज खरीदी उसको परचेज प्राइस बोला जाएगा। एसवी क्या है, स्लेवेज वैल्यू, जिस रेट से वह कम हो रही है, जैसे हर साल 10% हो रही है, तो 10% जो कम हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है, परचेज प्राइस पे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 10 डिवाइड बाय 100 इंटू पीपी, परचेज प्राइस 4 लाख है, 5 लाख है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो ऑटोमेटिकली हम उसमें से माइनस कर देंगे परचेज प्राइस में से स्लेवेज वैल्यू और डिवाइड बाय एज। मतलब आज 2013 का मॉडल है, तो 2013 का मतलब क्या, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 7 साल हो गए, तो 7 ईयर्स। तो ऐसे लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। इसके अंदर परचेज वैल्यू और एसवी स्लीवेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है ब्याज। मैंने आज गाड़ी खरीदने जा रहा हूं बच्चों, तो वो गाड़ी जब मैं खरीदने जा रहा हूं वह किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके ब्याज के ऊपर। मतलब मैंने गाड़ी खरीदने गया तो उसके ऊपर बैंक से कितना लोन लिया उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी परचेज प्राइस क्या है, उसकी स्लेवेज वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी इंटरेस्ट निकालने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो इस टॉपिक के ऊपर एस्टिमेशन, हमने एस्टिमेशन क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है कि फार्म पावर या मशीनरी जो भी यूज कर रहे हैं उसकी लागत कितनी है, या उसकी टोटल कॉस्ट आज से 10 साल बाद क्या होने वाली है। तो उसके लिए इंटरेस्ट, मैंने बैंक से लोन लिया किसी चीज को खरीदने के लिए, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, परचेज प्राइस और स्लेवेज वैल्यू के ऊपर डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो चीज है इसलिए। और इंटरेस्ट रेट, आज मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, मैंने बैंक से लोन लिया, तो वो लोन किस रेट पे मिला, 5% के ऊपर। जो पैसा लिया वो कितने परसेंट के ऊपर लग गया, वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, वो भी परचेज प्राइस के ऊपर डिपेंड करने वाला है, या जितना मैंने लोन लिया उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या है, ओनरशिप कॉस्ट में या फिक्स कॉस्ट के अंदर पहला कौन सा है, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। दूसरा कौन सा है, इंटरेस्ट। तीसरे की बात करें तो टैक्स। अब हर गाड़ी के ऊपर रोड टैक्स, या गाड़ी को जब नंबर लेने जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगने वाले हैं वो भी आता है, गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस लगता है, तो वो चीजें आती हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, कर या बीमा, कर या बीमा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम गाड़ी को खरीदेंगे, नई गाड़ी को खरीदेंगे, तो उसके अंदर ओनरशिप कॉस्ट में ही यह वैल्यू लगेगी। तो यह वैल्यू किसके ऊपर लगेगी बच्चों, परचेज प्राइस के ऊपर। परचेज मतलब जब हमने खरीदा जिस चीज को, उसके ऊपर कितना लग रहा है उसको बोला जाएगा टैक्स एंड इंश्योरेंस। उसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है और उसके ऊपर इंश्योरेंस। आजकल कोई भी गाड़ी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इंश्योरेंस देना, चाहे थर्ड पार्टी है वो लेना जरूरी है। तो टैक्स एंड इंश्योरेंस दोनों, कर या बीमा। आगे चलते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा, हाउसिंग। हाउसिंग के अंदर
क्या आता है? हाउसिंग के अंदर आवास, मतलब जो गाड़ी खरीदी वह कैसे रखी गई उसके बारे में बात करना आवास के अंदर आता है। यह परचेज प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती बच्चों, इसकी कीमत अलग से बताई जाएगी कि 50,000 है, 60,000 है, यह मालिक के ऊपर डिपेंड करती है। ये याद रखने वाली है, यह परचेज प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब टोटल कॉस्ट जिसको हमने बोला है फिक्स्ड कॉस्ट या परिचालन लागत, वह क्या है? ABCD, मतलब डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, टैक्स कॉस्ट और हाउसिंग कॉस्ट। इन चारों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा परिचालन लागत। नेक्स्ट, इसी ढंग से हमने अभी क्या किया? ओनरशिप कॉस्ट किया। इसके बाद क्या करने वाले हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब है कि जो गाड़ी चल रही है उसके ऊपर कौन कौन सी कॉस्ट लगेंगी। वैसे ही वो 4 कॉस्ट है या 5 कॉस्ट है, उनको निकालेंगे, उनको निकालने के बाद उनको भी प्लस कर देंगे और वो हो जाएगी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट जो होगी ये परिचालन लॉस है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट और उस दोनों को जोड़ने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इसके एग्जैक्ट मशीनरी कॉस्ट कहलाई जाती है। हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे क्या होने वाला है बच्चों कि यहां पे क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, अनिश्चित लागत। मतलब वेरिएबल का क्या मतलब है कि वह लागत, वह कॉस्ट जो हमें फिक्स नहीं रहने वाली, जो हमने पहले निश्चित कॉस्ट किया था उसमें क्या है कि वो फिक्स रहने वाली है, या अनिश्चित, यह फिक्स नहीं रहने वाली। इसके अंदर क्या आता है? रिपेयर एंड रखरखाव, मेंटेनेंस, टूट फूट या जो रख रखाव, उसको रखने के लिए, जैसे हमने ट्रैक्टर खरीदा तो ट्रैक्टर को रखने के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं रिपेयर। रिपेयर करना, उसको सही करना। जैसे हम ट्रैक्टर को लिया तो ट्रैक्टर की सर्विस करेंगे तो वो सर्विस किस में आएगी? रिपेयर में। रिपेयर करना, उसको सही करना, उसके बाद में उसका मेंटेनेंस करना, ये सब कुछ किस में आने वाला है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बच्चों ये वैल्यू क्या रहने वाली है? 5 से 8% ऑफ पीपी, परचेज प्राइस की 5 से 8% रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, जो परचेज प्राइस, जिस पैसे पे हमने उस ट्रैक्टर को खरीदा उस वैल्यू के ऊपर यह डिपेंड करने वाली है। फिर दूसरी चीज क्या है? ट्रैक्टर खरीदा आज तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो कि वेरिएबल है, जितना चलाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जितना चलाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन। जो ईंधन है वो प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है ऑटोमेटिकली। फ्यूल कॉस्ट पर लीटर, आज जो रेट है डीजल का वह क्या है? 80 रुपए, 82 रुपए पर लीटर। वो एवरेज बताएगा किस एवरेज से हमारी गाड़ी चल रही है। तो यह भी अनिश्चित कॉस्ट में आता है। इसमें तीसरी पार्ट जो हमने इंजन में अभी तक पढ़ा, लुब्रिकेशन स्नेह, यह किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है? वो फ्यूल इंजन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। कैसे हम इंजन चलाएंगे? तो यह फ्यूल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। बच्चों यह इंपॉर्टेंट है कि यह पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि कितना वो चलेगा और उसके हिसाब से उसके ऊपर स्नेह या उसके तेल पे कितना खर्चा आएगा। स्नेह तेल जिसको बोला जाता है, मैंने पिछले लेक्चरों में आपको यह बता दिया था। देन रख रखाव करने के लिए जो मेंटेनेंस है उसके अंदर लेबर प्रति घंटा कितनी लग रही है। हम ऑपरेट कर रहे हैं, किसी ड्राइवर द्वारा ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको चलाने के लिए कितनी लागत लग रही है वो भी इसके अंदर आने वाली है। दैट इज लेबर कॉस्ट पर घंटा। जैसे 50 रुपए पर घंटा आप किसी ड्राइवर को दे रहे हो तो वो लेबर कॉस्ट आने वाली है, वो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर होने वाली है। तो ये 4 ए क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फ्यूल, लुब्रिकेशन, लेबर
इन चारों को प्लस कर दोगे, दैट इज ए बी सी एंड डी, तो इनको चारों को प्लस करने के बाद जो हमें कॉस्ट मिलेगी उसको अनिश्चित कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला जाता है। अब क्या होगा, ये वाली कॉस्ट और जो पिछले लेक्चर में पिछली बार मैंने बताई थी फिक्स कॉस्ट, उन दोनों को प्लस कर दोगे तो हमें टोटल कॉस्ट या एस्टिमेशन ऑफ फर्म पावर मिलता है। बच्चों इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा और वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन इसके ऊपर छोटे छोटे एक एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या बोला जाता है, अनिश्चित लागत। तो उसके अंदर कौन कौन सी होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रखरखाव, फ्यूल, लुब्रिकेशन एंड ऑपरेटिंग लेबर, उसको चलाने के लिए जो लेबर चाहिए वह भी उसके अंदर आने वाली है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, परचेज प्राइस के ऊपर, कितना परचेज प्राइस है उसके हिसाब से 5 से 8% ऑफ पीपी। न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में करेंगे। फ्यूल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना हम चलाएंगे उसके ऊपर प्रति लीटर में होगा और फ्यूल कॉस्ट प्रति लीटर। देन कम लुब्रिकेशन, जिसको हम स्नेह बोलते हैं, तो स्नेह तेल बोलते हैं, वो फ्यूल कॉस्ट इसके ऊपर डिपेंड करने वाली है। देन कम्स लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 50 रुपए प्रति घंटा, दैट इज 50 रुपीज पर आवर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, जितना देर हम फ्यूल चलाएंगे उसके हिसाब से लेबर कॉस्ट भी वेरी करेगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हमें निकालना पड़ेगा, कितना देर हम उस चीज को चला रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको अनिश्चित कॉस्ट, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये चारों को हम प्लस कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा। फिर फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग या वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट फैक्टर की मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर और उसके बारे में समझेंगे और ज्यादा इस लेक्चर को समझेंगे। थैंक यू।